अध्याय XII। उसकी अपनी तरह। अगली सुबह टार्ज़न टेरकोस के साथ युद्ध में लगे घावों से लंगड़ा और दुखी होकर पश्चिम और समुद्र तट की ओर चल पड़ा। वो बहुत धीमी गति से यात्रा करता था, रात को जंगल में सोता था और अगली सुबह देर से अपने केबिन में पहुंचता था। कई दिनों तक वह बहुत कम घूमा फिरा, केवल इतना ही कि अपनी भूख मिटाने के लिए आवश्यक फल और मेवे जुटा सका। 10 दिन में वह फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया, सिवाय एक भयानक आधे अधूरे निशान के, जो उसकी बाईं आंख के ऊपर से शुरू होकर उसके सिर के ऊपर से होते हुए दाहिने कान तक पहुंच गया था। ये निशान टेरकोस ने तब छोड़ा था जब उसने खोपड़ी नोच ली थी। अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान टार्ज़न ने सेबोर की खाल से एक लबादा बनाने की कोशिश की, जो उस समय केबिन में पड़ी थी, लेकिन उसने पाया कि खाल सूखकर बोर्ड की तरह सख्त हो गई थी, और चूंकि उसे टैनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे अपनी पसंदीदा योजना को छोड़ना पड़ा। फिर उसने मबोंगा के गांव के एक अश्वेत व्यक्ति से, जो कुछ वस्त्र वह चुरा सकता था, चुराने का निश्चय किया, क्योंकि वानरों के टार्ज़न ने निम्न जातियों से अपने विकास को हर संभव तरीके से चिन्हित करने का निर्णय लिया था, और उसे पुरुषत्व का सबसे विशिष्ट चिन्ह आभूषणों और कपड़ों से अधिक कुछ नहीं लगता था। इस उद्देश्य से उसने उन काले योद्धाओं से लिए गए विभिन्न हाथ और पैर के आभूषण एकत्र किए, जो उसके त्वरित और मौन पाश के शिकार हो गए थे, और उन सभी को उसी तरह पहन लिया जिस तरह उसने उन्हें पहने हुए देखा था। उसके गले में सोने की चेन लटक रही थी, जिस पर उसकी माँ लेडी एलिस का हीरे जड़ा लॉकेट लटका हुआ था। उसकी पीठ पर चमड़े की बेल्ट से लटकाए गए तीरों का एक तरकश था, जो किसी पराजित अश्वेत से लूट का एक और टुकड़ा था। उसकी कमर के चारों ओर कच्चे चमड़े की छोटी छोटी पट्टियों से बनी एक बेल्ट बंधी थी, जिसे उसने अपने पिता के शिकार के चाकू को सहारा देने के लिए घर में बनाई हुई म्यान के लिए बनाया था। कुलोंगा का लंबा धनुष उसके बाएं कंधे पर लटका हुआ था। युवा लॉर्ड ग्रास्टोक वास्तव में एक विचित्र और युद्धप्रिय व्यक्ति था। उसके काले बालों का गुच्छा उसके कंधों तक पीछे की ओर लटक रहा था, और उसके माथे पर शिकार के चाकू से इस तरह से काटा गया था कि वो उसकी आंखों के सामने न गिर जाए। उनका सीधा और उत्तम शरीर प्राचीन रोमन ग्लेडिएटर्स की तरह मांसल रहा होगा, तथापि एक ग्रीक देवता के कोमल और घुमावदार वक्रता के साथ एक नज़र में ही अपार शक्ति, कोमलता और गति का अद्भुत संयोजन दिख रहा था। टार्ज़न वानरों का, आदिमानव का, शिकारी का, योद्धा का मानवीकरण था। उन चौड़े कंधों पर अपने सुंदर सिर की उत्कृष्ट मुद्रा तथा उन सुंदर स्पष्ट आंखों में जीवन और बुद्धि की ज्वाला के साथ वह सहज ही अपने प्राचीन जंगल के जंगली और युद्धप्रिय लोगों के किसी देवता का प्रतिरूप प्रतीत होता था। लेकिन टार्ज़न ने इन बातों के बारे में नहीं सोचा। वह चिंतित था क्योंकि उसके पास ऐसे कपड़े नहीं थे जिससे जंगल के सभी लोगों को पता चले कि वह एक इंसान है, न कि एक बंदर। उसके मन में अक्सर यह संदेह रहता था कि कहीं वह बंदर न बन जाए। क्या उसके चेहरे पर बाल उगने शुरू नहीं हुए थे? सभी वानरों के चेहरे पर बाल थे, लेकिन काले आदमी पूरी तरह से बाल रहित थे, बहुत कम अपवादों को छोड़कर। सच है, उसने अपनी किताबों में ऐसे लोगों की तस्वीरें देखी थीं जिनके होंठ, गाल और ठोड़ी पर बहुत सारे बाल थे, लेकिन फिर भी टार्ज़न डरता था। लगभग हर रोज वह अपने तीखे चाकू को तेज करता और अपनी जवान दाढ़ी को खुरचता और छीलता ताकि बंदरपन के इस अपमानजनक प्रतीक को मिटा सके। और इसलिए उन्होंने दाढ़ी बनाना सीखा। ये सच है कि यह कठोर और दर्दनाक था, लेकिन फिर भी प्रभावी ढंग से। टेरकोज के साथ खूनी लड़ाई के बाद जब वह फिर से काफी मजबूत महसूस करने लगा, तो टार्ज़न एक सुबह मबोंगा के गांव की ओर चल पड़ा। वह पेड़ों के बीच से आगे बढ़ने के बजाय एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर लापरवाही से आगे बढ़ रहा था, जब अचानक उसका सामना एक काले योद्धा से हुआ। जंगली चेहरे पर आश्चर्य का भाव लगभग हास्यास्पद था, और इससे पहले कि टार्ज़न अपना धनुष खोल पाता, वो व्यक्ति मुड़ा और डर के मारे चिल्लाते हुए रास्ते से भाग गया, मानो वह दूसरों को देखकर चिल्ला रहा हो। टार्ज़न पेड़ों की ओर दौड़ा और कुछ ही क्षणों में वह उन लोगों के सामने आ गया जो भागने के लिए बेताब थे। वे 3 थे और घनी झाड़ियों के बीच एक पंक्ति में पागलों की तरह दौड़ रहे थे। टार्ज़न ने आसानी से उनसे दूरी बना ली, न ही उन्होंने उसके अपने सिर के ऊपर से चुपचाप गुजरने को देखा,
न ही उस व्यक्ति को देखा जो उनके आगे एक छोटी शाखा पर बैठा था जिसके नीचे से उनका रास्ता निकल रहा था। टार्ज़न ने पहले दो को अपने नीचे से जाने दिया, लेकिन जैसे ही तीसरा तेजी से आगे बढ़ा, चुपचाप फंदा काले गले में गिर गया। एक तेज झटके ने उसे कस दिया। पीड़ित की ओर से पीड़ा भरी चीख निकली और उसके साथियों ने मुड़कर देखा कि उसका संघर्षरत शरीर जादू की तरह धीरे धीरे ऊपर पेड़ों की घनी पत्तियों में ऊपर उठ रहा था। भयभीत चीखों के साथ वे एक बार फिर घूमे और भागने के प्रयास में आगे बढ़ गए। टार्ज़न ने अपने कैदी को तुरंत और चुपचाप मार डाला, हथियार और आभूषण निकाल लिए, और ओह, सबसे बड़ी खुशी की बात, एक सुंदर हिरन की खाल का जान गया जिसे उसने तुरंत अपने शरीर पर डाल लिया। अब वो सचमुच एक पुरुष की तरह कपड़े पहने हुए था। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके उच्च मूल पर संदेह कर सकता था। उसे जनजाति में वापस लौटकर उनकी ईर्ष्यालु निगाहों के सामने इस अद्भुत शान शौकत को प्रदर्शित करना कितना अच्छा लगता। शव को कंधे पर उठाकर वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच से होते हुए छोटे से बाड़बंद गांव की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे फिर से तीरों की जरूरत थी। जैसे ही वह बाड़े के काफी करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक उत्साहित समूह ने दोनों भगोड़ों को घेर रखा है, जो भय और थकावट से कांप रहे थे तथा अपनी साहसिक यात्रा के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ थे। उन्होंने बताया कि मिरांडो, जो उनसे थोड़ी दूर आगे था, अचानक चीखता हुआ उनके पास आया और चिल्लाया कि एक भयानक सफेद और नंगा योद्धा उसका पीछा कर रहा है। वे तीनों अपनी टांगों की गति से गांव की ओर भागे। फिर से मिरांडो की जानलेवा दहशत भरी चीख ने उन्हें पीछे देखने पर मजबूर कर दिया, और वहां उन्होंने सबसे भयानक दृश्य देखा। उनके साथी का शरीर पेड़ों में ऊपर की ओर उड़ रहा था, उसके हाथ और पैर हवा में हिल रहे थे और उसकी जीभ उसके खुले मुंह से बाहर निकली हुई थी। उसने कोई और आवाज नहीं निकाली और न ही उसके आसपास कोई प्राणी दिखाई दे रहा था। गांव वालों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो कि लगभग दहशत में थी, लेकिन बुद्धिमान बूढ़े मबोंगा को इस कहानी के बारे में काफी संदेह था, और उन्होंने इस पूरी मनगढ़ंत कहानी का कारण किसी वास्तविक खतरे के सामने उनके डर को बताया। तुम हमें यह महान कहानी सुनाते हो, उसने कहा, क्योंकि तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। तुम ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते कि जब शेर मिरांडो पर झपटा तो तुम भाग गए और उसे छोड़ दिया। तुम काया हो। मबोंगा ने अभी बोलना बंद ही किया था कि ऊपर के पेड़ों की शाखाओं के टूटने की आवाज ने अश्वेतों को फिर से भयभीत कर दिया। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य आया, उससे बुद्धिमान बूढ़े मबोंगा भी कांप उठे, क्योंकि वहां, हवा में घूमते घुमाते, मिरांडो का मृत शरीर उनके पैरों के नीचे जमीन पर एक विभत्स गूंज के साथ फैला हुआ था। एक स्वर में सभी अश्वेत सैनिक भाग निकले। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि उनमें से अंतिम सैनिक आसपास के जंगल की घनी छाया में खो नहीं गया। टार्ज़न फिर से गांव में आया और उसने अपने तीरों का भंडार बढ़ा दिया तथा भोजन का वह प्रसाद खाया जो अश्वेतों ने उसके क्रोध को शांत करने के लिए चढ़ाया था। जाने से पहले वह मिरांडो के शव को गांव के द्वार तक ले गया और उसे इस तरह से बाड़ के सहारे खड़ा कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि मृतक का चेहरा जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे फाटक के किनारे से झांक रहा है। फिर टार्ज़न वापस लौटा, शिकार करते हुए, हमेशा शिकार करते हुए, समुद्र तट के किनारे स्थित केबिन में। पूरी तरह से भयभीत अश्वेतों को अपने गांव में वापस जाने के लिए 1 दर्जन प्रयास करने पड़े, अपने मृत साथी के भयानक, मुस्कुराते चेहरे के सामने से गुजरते हुए, और जब उन्होंने पाया कि भोजन और तीर गायब हैं, तो उन्हें पता चला, जिसका उन्हें बहुत डर था, कि मिरांडो ने जंगल की बुरी आत्मा को देख लिया है। अब उन्हें यही तर्कसंगत स्पष्टीकरण लगा। जंगल के इस भयानक देवता को देखने वाले ही मरते थे, क्योंकि क्या ये सच नहीं था कि गांव में जीवित बचे किसी भी व्यक्ति ने उसे कभी नहीं देखा था। इसलिए जो लोग उसके हाथों मारे गए थे, उन्होंने उसे अवश्य देखा होगा और अपनी जान देकर इसकी सजा भुगती होगी। जब तक वे उसे तीर और भोजन देते रहे, वो उन्हें तब तक कोई हानि नहीं पहुंचाता था जब तक कि वे उसे न देखें। इसलिए मबोंगा ने आदेश दिया कि भोजन के अतिरिक्त मुनांगो की वती के लिए तीरों की भेंट भी रखी जाए, और तब से ऐसा ही किया जाने लगा। यदि आपको कभी उस सुदूर अफ्रीकी गांव से गुजरने का मौका मिले तो आप वहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी देखेंगे, जो गांव के बाहर बनी है। एक छोटा सा लोहे का बर्तन जिसमें कुछ मात्रा में भोजन है,
और उसके बगल में अच्छी तरह रंगे हुए तीरों से भरा एक तरकश रखा हुआ है। जब टार्ज़न उस समुद्र तट पर पहुंचा जहां उसका केबिन था, तो उसे एक अजीब और असामान्य दृश्य दिखाई दिया। चारों ओर से भूमि से घिरे बंदरगाह के शांत जल पर एक बड़ा जहाज तैर रहा था और समुद्र तट पर एक छोटी नाव खड़ी थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसके जैसे कई श्वेत लोग समुद्र तट और उसके केबिन के बीच घूम रहे थे। टार्ज़न ने देखा कि कई मायनों में वे उसकी चित्र पुस्तकों में दिखाए गए लोगों की तरह थे। वह पेड़ों के बीच से रेंगता हुआ उनके करीब पहुंच गया जब तक कि वो उनके काफी करीब नहीं पहुंच गया। वहां 10 आदमी थे, काले, धूप से झुलसे, बदमाश दिखने वाले लोग। अब वे नाव के पास इकट्ठे हो गए थे और ऊंची आवाज में, गुस्से में, बहुत इशारे करते हुए और मुठ्ठियां हिलाते हुए बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक, जो छोटा, दुष्ट चेहरे वाला, काली दाढ़ी वाला व्यक्ति था, जिसका चेहरा टार्ज़न को पबा नामक चूहे की याद दिलाता था, उसने एक दैत्य के कंधे पर अपना हाथ रखा जो उसके बगल में खड़ा था और जिसके साथ बाकी सभी लोग बहस और झगड़ा कर रहे थे। छोटे आदमी ने अंदर की ओर इशारा किया, जिससे विशाल को दूसरों से दूर होकर उस दिशा में देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही वह मुड़ा, छोटे, दुष्ट चेहरे वाले आदमी ने अपनी बैग से रिवॉल्वर निकाली और विशाल की पीठ में गोली मार दी। उस बड़े आदमी ने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए, घुटने नीचे मुड़े और बिना कोई आवाज किए वह समुद्र तट पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। हथियार की आवाज सुनकर, जो टार्ज़न ने पहली बार सुनी थी, वह आश्चर्य से भर गया, लेकिन यह अपरिचित आवाज भी उसकी स्वस्थ नसों को भयभीत नहीं कर सकी। वह उन गोरे अजनबियों के व्यवहार से सबसे ज्यादा परेशान था। उसने अपनी भौहें सिकोड़कर गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि यह अच्छा ही हुआ कि उसने आगे बढ़कर इन गोरे लोगों को भाई की तरह अभिवादन करने की अपनी पहली इच्छा को नहीं छोड़ा। वे स्पष्टतः काले लोगों से भिन्न नहीं थे, वानरों से अधिक सभ्य नहीं थे, साबोर से कम क्रूर भी नहीं थे। कुछ देर तक बाकी लोग उस छोटे, दुष्ट चेहरे वाले आदमी और समुद्र तट पर मृत पड़े विशालकाय व्यक्ति को देखते रहे। फिर उनमें से एक ने हंसते हुए उस छोटे आदमी की पीठ थपथपाई। बातचीत और इशारे ज्यादा हुए, लेकिन झगड़ा कम हुआ। शीघ्र ही उन्होंने नाव को रवाना किया और सभी उसमें कूद गए तथा नाव को बड़े जहाज की ओर ले गए, जहां टार्ज़न ने डेक पर अन्य आकृतियों को घूमते हुए देखा। जब वे जहाज पर चढ़ गए, तो टार्ज़न एक बड़े पेड़ के पीछे धरती पर उतर गया और अपने केबिन में चला गया तथा उसे हमेशा अपने और जहाज के बीच ही रखा। दरवाजे से अंदर घुसते ही उसने पाया कि सब कुछ लूट लिया गया था। उसकी किताबें और पेंसिलें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उसके हथियार और ढालें और खजाने का दूसरा छोटा मोटा भंडार बिखरा पड़ा था। जब उसने देखा कि क्या हुआ था तो उसके अंदर क्रोध की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ी और उसके माथे पर बना नया निशान अचानक उभर आया, जो उसकी भूरी खाल पर लाल रंग की एक पट्टी की तरह जल रहा था। वह जल्दी से अलमारी की ओर भागा और नीचे की शेल्फ के दूर के कोने में खोजने लगा। उसने राहत की सांस ली और टिन का छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला और उसे खोलते ही उसने पाया कि उसके सबसे बड़े खजाने में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मुस्कुराते हुए, मजबूत चेहरे वाले युवक की तस्वीर और छोटी काली पहेली किताब सुरक्षित थी। वह क्या था? उसके तेज कान ने एक धीमी लेकिन अपरिचित ध्वनि पकड़ ली थी। खिड़की की ओर दौड़ते हुए टार्ज़न ने बंदरगाह की ओर देखा और वहां उसने देखा कि एक नाव को बड़े जहाज से नीचे उतारा जा रहा था, जो पहले से ही पानी में डूबी हुई थी। जल्द ही उसने देखा कि बहुत से लोग बड़े जहाज के किनारों पर चढ़कर नावों में उतर रहे थे। वे पूरी ताकत से वापस आ रहे थे। टार्ज़न ने कुछ देर तक देखा कि कैसे कई बक्से और बंडल प्रतीक्षारत नावों में उतारे जा रहे थे। फिर जब वे जहाज के किनारे से हटे, तो बंदर आदमी ने कागज का एक टुकड़ा उठाया और उस पर कुछ क्षणों तक पेंसिल से कुछ अक्षर लिखे, जब तक कि उस पर मजबूत, अच्छी तरह से बने, लगभग अक्षर परिपूर्ण अक्षरों की कई पंक्तियां नहीं बन गईं। उसने ये सूचना लकड़ी के एक छोटे से नुकीले टुकड़े से दरवाजे पर चिपका दी। फिर अपना कीमती टिन का बक्सा, अपने तीर और जितने धनुष और भाले वो उठा सकता था, उन्हें समेटकर वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया और जंगल में गायब हो गया।
जब दोनों नावें चांदी जैसी रेत पर उतरी तो एक अजीब किस्म का मानव समुदाय किनारे पर उतर आया। कुल मिलाकर वहां लगभग 20 लोग थे, जिनमें से 15 असभ्य और खलनायक जैसे दिखने वाले नाविक थे। पार्टी के अन्य लोग अलग विचारधारा के थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके बाल सफेद थे और बड़े बड़े फ्रेम वाला चश्मा था। उसके थोड़े झुके हुए कंधों पर एक बेदाग, लेकिन बेदाग फ्रॉक कोट और एक चमकदार रेशमी टोपी थी, जो अफ्रीकी जंगल में उसके पहनावे की असंगति को और बढ़ा रही थी। दल का दूसरा सदस्य जो जमीन पर उतरा, वह सफेद कोट पहने एक लंबा युवक था, जबकि उसके ठीक पीछे एक और बुजुर्ग व्यक्ति आया जिसका माथा बहुत ऊंचा था और वह बहुत उधम मचाने वाला तथा उत्तेजित स्वभाव का था। इनके बाद सोलोमन की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहने एक विशालकाय नीग्रो आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें स्पष्ट भय से घूम रही थीं, पहले जंगल की ओर और फिर नाविकों के शाप देने वाले समूह की ओर जो नावों से गठरियां और बक्से उतार रहे थे। जहाज से उतरने वाली पार्टी की आखिरी सदस्य लगभग 19 साल की एक लड़की थी, और यह वह युवक था जो नाव के अगले हिस्से पर खड़ा था और उसे ऊपर उठाकर जमीन पर सुखा रहा था। उसने उसे धन्यवाद देते हुए एक बहादुर और सुंदर मुस्कान दी, लेकिन उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले। चुपचाप दल केबिन की ओर बढ़ा। ये स्पष्ट था कि उनके इरादे चाहे जो भी हों, जहाज छोड़ने से पहले ही सब कुछ तय हो चुका था, और इसलिए वे दरवाजे पर पहुंचे। नाविक बक्से और गठरियां लेकर चल रहे थे। उनके पीछे 5 लोग थे जो बहुत अलग वर्ग के थे। लोगों ने अपना बोझ नीचे रखा और फिर एक की नज़र टार्जन द्वारा लगाए गए नोटिस पर पड़ी। हो साथियों, वह चिल्लाया, यहाँ क्या है? ये साइन 1 घंटे पहले नहीं लगाया गया था, नहीं तो मैं रसोई को खा जाऊंगा। अन्य लोग भी एकत्रित हो गए और अपनी गर्दन को सामने खड़े लोगों के कंधों पर झुका लिया, लेकिन चूंकि उनमें से कुछ ही पढ़ सकते थे, और तब भी बहुत परिश्रम के बाद, उनमें से एक व्यक्ति ने टोपी और फ्रॉक कोट पहने छोटे बूढ़े व्यक्ति की ओर रुख किया। हाय प्रोफेसर, उसने पुकारा, आगे बढ़ो और ब्लूमिंग नोटिस पढ़ो। इस तरह संबोधित करते हुए बूढ़ा आदमी धीरे धीरे नाविकों के पास आया। उसके पीछे उसके दल के अन्य सदस्य भी थे। अपना चश्मा ठीक करते हुए उसने एक पल के लिए तख्ती को देखा और फिर मुड़कर खुद से बुदबुदाते हुए चला गया, सबसे उल्लेखनीय, सबसे उल्लेखनीय। हाय पुराने जीवाश्म, वह आदमी चिल्लाया जिसने सबसे पहले उसे सहायता के लिए बुलाया था। क्या तुमने सोचा था कि हम चाहते थे कि तुम खुद ही ब्लूमिंग नोटिस पढ़ो? यहाँ वापस आओ और इसे जोर से पढ़ो, तुम पुराने बानकल। बूढ़ा आदमी रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, ओह हाँ मेरे प्यारे साहब, 1000 माफ़ी। यह मेरी ओर से बिल्कुल विचारहीनता थी। हाँ बहुत विचारहीनता। सबसे उल्लेखनीय, सबसे उल्लेखनीय। वो फिर से नोटिस के सामने गया और उसे पूरा पढ़ा, और निस्संदेह उस पर विचार करने के लिए फिर से बंद कर दिया गया होता अगर नाविक ने उसे कॉलर से कसकर पकड़ नहीं लिया होता और उसके कान में चिल्लाया नहीं होता, इसे जोर से पढ़ो तुम मूर्ख बूढ़े। हाँ सचमुच, हाँ सचमुच, प्रोफेसर ने धीरे से उत्तर दिया, और एक बार फिर अपना चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने जोर से पढ़ा। ये टार्जन का घर है, जो जानवरों और कई काले लोगों का हत्यारा है। टार्जन की चीजों को नुकसान न पहुंचाएं। टार्जन घड़ियां, वानरों का टार्जन। आखिर टार्जन कौन शैतान है? नाविक ने चिल्लाकर पूछा, जिसने पहले बोला था। वह स्पष्टतः अंग्रेजी बोलता है, युवक ने कहा। लेकिन टार्जन ऑफ द एप्स का क्या मतलब है? लड़की ने पूछा। मुझे नहीं पता मिस पोर्टर, युवक ने उत्तर दिया, जब तक कि हम लंदन चिड़ियाघर से भागे हुए किसी बंदर को न खोज ले जो अपने जंगल के घर में यूरोपीय शिक्षा लेकर आया हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्रोफेसर पोर्टर? उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए कहा। प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू। पोर्टर ने अपना चश्मा ठीक किया। हाँ वास्तव में, हाँ वास्तव में, सबसे उल्लेखनीय, सबसे उल्लेखनीय, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन मैं इस वास्तव में महत्वपूर्ण घटना के स्पष्टीकरण में जो कुछ भी पहले ही कह चुका हूँ, उसमें और कुछ नहीं जोड़ सकता। और प्रोफेसर धीरे धीरे जंगल की दिशा में मुड़ गए। लेकिन पापा, लड़की रोई, आपने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अरे अरे बच्चे, अरे अरे,
प्रोफेसर पोटर ने दयालु और उदार स्वर में उत्तर दिया, ऐसी भारी और गूढ़ समस्याओं से अपने सुंदर सिर को परेशान मत करो। और फिर वह धीरे धीरे एक और दिशा में भटक गया। उसकी आंखें उसके पैरों के पास जमीन पर टिकी हुई थीं, उसके हाथ उसके कोट की बहती हुई पूंछ के नीचे उसके पीछे बंधे हुए थे। मुझे लगता है कि यह मूर्ख बूढ़ा आदमी इस बारे में हमसे अधिक नहीं जानता, चूहे जैसे चेहरे वाला नाविक गुर्राया। अपने दिमाग में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करो। नाविक के अपमानजनक लहजे पर गुस्से से पीला पड़ गया युवक चिल्लाया। तुमने हमारे अफसरों की हत्या की है और हमें लूटा है। हम पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में हैं, लेकिन तुम प्रोफेसर पोटर और मिस पोटर के साथ सम्मान से पेश आओगे या मैं अपने नंगे हाथों से तुम्हारी वह घिनौनी गर्दन तोड़ दूंगा, चाहे बंदूक हो या न हो। और वह युवक चूहे जैसे चेहरे वाले नाविक के इतने करीब आ गया कि नाविक, हालांकि उसने अपनी बेल्ट में 2 रिवॉल्वर और एक बदमाश जैसा दिखने वाला चाकू रखा था, शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। तुम काया हो? युवक चिल्लाया। तुम किसी आदमी पर तब तक गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते जब तक कि वह अपनी पीठ न मोड़ ले। तुम मुझे गोली मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। और उसने जानबूझकर नाविक की ओर अपनी पीठ पूरी तरह मोड़ ली और बेपरवाही से चला गया, मानो उसे परखना चाहता हो। नाविक का हाथ चुपके से अपनी रिवाल्वर की बट पर चला गया। उसकी दुष्ट आंखें उस युवा अंग्रेज की पीछे हटती हुई आकृति को प्रतिशोध से घूर रही थीं। उसके साथियों की निगाहें उस पर थीं, लेकिन फिर भी वह हिचकिचा रहा था। दिल से वह मिस्टर विलियम सेसिल क्लेटन की कल्पना से भी ज्यादा कायर था। पास के एक पेड़ की पत्तियों से 2 पैनी निगाहें पार्टी की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। टार्जन ने देखा कि उसके इस नोटिस से लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई थी, और हालांकि वह इन अजीब लोगों की बोली भाषा को कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनके हाव भाव और चेहरे के भाव उसे बहुत कुछ बता रहे थे। छोटे चूहे जैसे चेहरे वाले नाविक द्वारा अपने एक साथी की हत्या करने के कृत्य ने टार्जन के मन में उसके प्रति तीव्र नापसंदगी उत्पन्न कर दी थी, और अब जब उसने उसे उस सुंदर दिखने वाले युवक के साथ झगड़ते देखा तो उसकी शत्रुता और भी बढ़ गई। टार्जन ने पहले कभी आग्नेयास्त्र के प्रभाव को नहीं देखा था, यद्यपि उसकी पुस्तकों ने उसे इसके बारे में कुछ सिखाया था, लेकिन जब उसने चूहे जैसे चेहरे वाले व्यक्ति को अपनी बंदूक की बट को छूते हुए देखा तो उसे वह दृश्य याद आ गया जो उसने कुछ समय पहले ही देखा था, और स्वाभाविक रूप से उसने सोचा कि उस युवक की हत्या भी उसी तरह होगी जैसे उस दिन पहले विशालकाय नाविक की हत्या की गई थी। अतः टार्जन ने अपने धनुष पर एक जहरीला तीर चढ़ाया और चूहे जैसे चेहरे वाले नाविक पर निशाना साधा, लेकिन पत्ते इतने घने थे कि उसने जल्दी ही समझ लिया कि तीर पत्तों या किसी छोटी शाखा से विक्षेपित हो जाएगा, और इसके बजाय उसने अपने ऊंचे स्थान से एक भारी भाला चलाया। क्लेटन ने अभी तक 1 दर्जन कदम ही उठाए थे। चूहे जैसे चेहरे वाले नाविक ने अपनी रिवॉल्वर आधी खींच ली थी, बाकी नाविक खड़े होकर ये दृश्य ध्यान से देख रहे थे। प्रोफेसर पोटर पहले ही जंगल में गायब हो चुके थे, जहां उनके सचिव और सहायक सैमुअल टी. फिलिंडा उनका पीछा कर रहे थे। एस्मेरल्डा, अश्वेत महिला, केबिन के पास रखे गट्ठरों और बक्सों के ढेर से अपनी मालकिन का सामान छांटने में व्यस्त थी, और मिस पोटर क्लेटन का पीछा करने के लिए मुड़ी थी। तभी किसी कारणवश वह पुनः नाविक की ओर मुड़ी, और फिर 3 चीजें लगभग एक साथ हुईं। नाविक ने अपना हथियार निकाला और क्लेटन की पीठ पर तान दिया। मिस पोटर ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया, और एक लंबा, धातु से बना भाला ऊपर से बिजली की तरह उछला और चूहे जैसे चेहरे वाले आदमी के दाहिने कंधे को पूरी तरह से पार कर गया। रिवॉल्वर हवा में बिना किसी नुकसान के फट गई और नाविक दर्द और भय से चीखकर गिर पड़ा। क्लेटन मुड़ा और घटनास्थल की ओर वापस भागा। नाविक डरे हुए समूह में खड़े थे, हथियार खींचे हुए थे, जंगल में झांक रहे थे। घायल आदमी जमीन पर तड़प रहा था और चीख रहा था। क्लेटन ने, किसी को न देखते हुए, गिरी हुई रिवॉल्वर उठाई और उसे अपनी शर्ट के अंदर डाल लिया। फिर वह भी नाविकों के साथ जंगल की ओर आश्चर्य से देखने लगा। वह कौन हो सकता है? जेन पोटर फुसफुसाया, और युवक ने मुड़कर देखा कि वो उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह आश्चर्यचकित थी। मैं हिम्मत करके कह सकता हूँ कि वानरों का टार्जन हम पर नजर रख रहा है, उसने संदेह भरे स्वर में उत्तर दिया। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वह भाला किसके लिए था।
अगर स्नैप्स के लिए, तो हमारा वानर मित्र वास्तव में मित्र है। हे भगवान, तुम्हारे पिता और मिस्टर फिलेंडर कहाँ हैं? उस जंगल में कोई व्यक्ति या कोई चीज है, और वह हथियारबंद है, चाहे वह कुछ भी हो। प्रोफेसर, मिस्टर फिलेंडर, युवा क्लेटन चिल्लाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या किया जाए, मिस पोटर? युवक ने पूछा, उसके चेहरे पर चिंता और अनिर्णय की लकीरें उभरी हुई थीं। मैं तुम्हें इन हत्यारों के साथ यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम निश्चित रूप से मेरे साथ जंगल में नहीं जा सकते, फिर भी किसी को तुम्हारे पिता की तलाश में जाना चाहिए। वो खतरे या दिशा की परवाह किए बिना लक्ष्यहीन भटकने के लिए तैयार रहता है, और मी फिलिंडा उससे बस थोड़ा कम अव्यावहारिक है। आप मेरी बेबाकी को माफ करेंगे, लेकिन यहाँ हम सबकी जान खतरे में है, और जब हम तुम्हारे पिता को वापस लाएंगे तो उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कुछ करना होगा कि वह अपनी लापरवाही के कारण तुम्हें और खुद को किन खतरों में डाल रहे हैं। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, लड़की ने जवाब दिया, और मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। प्यारे बूढ़े पापा बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे लिए अपनी जान दे देंगे, बशर्ते कोई एक पल के लिए भी इतने तुच्छ मामले पर अपना ध्यान केंद्रित रख सके। उन्हें सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है उन्हें किसी पेड़ से बांध देना। बेचारे पापा बहुत अव्यावहारिक हैं। मेरे पास है, क्लेटन अचानक चिल्लाया। तुम रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सकते हो, है न? हाँ, क्यों? मेरे पास एक है। इसके साथ आप और एस्मेरिल्डा इस केबिन में तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रहेंगे, जबकि मैं आपके पिता और मी फिलिंडा की तलाश कर रहा हूँ। आओ, उस महिला को बुलाओ और मैं जल्दी से निकल जाऊंगा। वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। जेन ने जैसा उसने सुझाया था वैसा ही किया, और जब उसने देखा कि उनके पीछे दरवाजा सुरक्षित रूप से बंद हो गया है तो क्लेटन जंगल की ओर मुड़ गया। कुछ नाविक अपने घायल साथी से भाला खींच रहे थे, और जैसे ही क्लेटन उनके पास पहुंचा, उसने पूछा कि क्या वह उनमें से किसी से रिवाल्वर उधार ले सकता है, जबकि वह प्रोफेसर की तलाश में जंगल में खोज कर रहा था। चूहे जैसे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने जब देखा कि वो मरा नहीं है, तो उसने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया, और क्लेटन को अनेक शपथ दिलाते हुए अपने साथियों की ओर से उस युवक को कोई भी आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। स्नैप्स नामक इस व्यक्ति ने उनके पूर्व नेता की हत्या करने के बाद से ही प्रमुख की भूमिका संभाल ली थी, और इतना कम समय बीता था कि उसके किसी भी साथी ने अभी तक उसके अधिकार पर सवाल नहीं उठाया था। क्लेटन की एकमात्र प्रतिक्रिया कंधे उचकाना थी, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छोड़कर गया, उसने वह भाला उठा लिया जिसने स्नाइप्स को घायल कर दिया था, और इस प्रकार आदिम रूप से सशस्त्र होकर तत्कालीन लॉर्ड ग्रास्टोक का पुत्र घने जंगल में चला गया। हर कुछ पलों में वो ऊंची आवाज में भटकने वालों के नाम पुकारता था। समुद्र तट के किनारे केबिन में बैठे दर्शकों ने उसकी आवाज को लगातार कमजोर होते हुए सुना। आखिरकार वह आदिम जंगल की असंख्य आवाजों में खो गई। जब प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोटर और उनके सहायक सैमुअल टी फिलिंडर के बहुत आग्रह के बाद अंततः शिविर की ओर कदम बढ़ाए, तो वे उलझे हुए जंगल की जंगली और जटिल भूल भुलैया में पूरी तरह से खो चुके थे, जितना कि दो मनुष्य हो सकते हैं। हालांकि उन्हें इसका पता नहीं था। ये भाग्य का ही कमाल था कि वे अंधकार में महाद्वीप के दूसरी ओर स्थित ज़ांज़ीबार की बजाय अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर बढ़ गए। जब कुछ ही समय में वे समुद्र तट पर पहुंचे और वहां कोई शिविर नजर नहीं आया, तो फिलिंडर को विश्वास हो गया कि वे अपने सही गंतव्य से उत्तर की ओर हैं, जबकि वास्तव में वे लगभग 200 गज दक्षिण में थे। इन अव्यावहारिक सिद्धांतकारों में से किसी के मन में कभी यह बात नहीं आई कि वे अपने मित्रों का ध्यान आकर्षित करने के अवसर पर जोर से बोलें। इसके बजाय गलत आधार से निगमनात्मक तर्क द्वारा उत्पन्न होने वाले पूरे भरोसे के साथ श्री सैमुअल टी फिलिंडर ने प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोटर की बांह को मजबूती से पकड़ लिया और कमजोर विरोध करने वाले बूढ़े सज्जन को केप टाउन की दिशा में, जो 1500 मील दक्षिण में है, तेजी से भगा दिया। जब जेन और एस्मेरिल्डा ने खुद को केबिन के दरवाजे के पीछे सुरक्षित पाया तो नीग्रो का पहला विचार ये था कि वह अंदर से प्रवेश द्वार को बंद कर दे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वह इसे क्रियान्वित करने के लिए किसी तरीके की तलाश में मुड़ी, लेकिन केबिन के अंदर का पहला दृश्य उसके होठों पर भय की चीख ले आया,
और एक भयभीत बच्चे की तरह वह विशालकाय महिला अपनी मालकिन के कंधे पर अपना चेहरा छिपाने के लिए दौड़ी। जेन ने चीख सुनकर मुड़कर देखा तो उसके रोने का कारण उनके सामने फर्श पर पड़ा था एक आदमी का सफ़ेद कंकाल। फिर से देखने पर बिस्तर पर एक दूसरा कंकाल दिखाई दिया। हम किस भयानक जगह पर हैं? भयभीत लड़की ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके डर में कोई घबराहट नहीं थी। अंततः अभी भी चीखती हुई एस्मेरिल्डा के उन्मत्त चंगुल से खुद को मुक्त करते हुए जेन उस छोटे से पलने को देखने के लिए कमरे को पार कर गई, ये जानते हुए कि उसे वहां क्या देखना चाहिए, इससे पहले कि वह छोटा कंकाल अपनी दयनीय कमजोरी को प्रकट करे। ये बेचारी मूक हड्डियां कितनी भयानक त्रासदी की घोषणा कर रही थीं। लड़की उन घटनाओं के बारे में सोचकर कांप उठी जो उसके और उसके दोस्तों के सामने इस दुर्भाग्यपूर्ण केबिन में रहस्यमय, शायद शत्रुतापूर्ण प्राणियों के निवास में हो सकती थीं। जल्दी से अपने छोटे पैर की अधीरता से उसने उदास आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया और एस्मेरिल्डा की ओर मुड़कर उसे अपना विलाप बंद करने के लिए कहा। बस करो एस्मेरिल्डा, अभी बंद करो। वह चिल्लाई, तुम सिर्फ इसे और भी बदतर बना रही हो। वह धीरे से बोली, उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था क्योंकि वह उन 3 लोगों के बारे में सोच रही थी जिन पर वह सुरक्षा के लिए निर्भर थी, जो उस भयानक जंगल की गहराई में भटक रहे थे। जल्द ही लड़की को पता चला कि दरवाजे के अंदर एक भारी लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी और कई प्रयासों के बाद दोनों की संयुक्त ताकत ने उसे अपनी जगह पर टिकाने में सक्षम बनाया, जो 20 वर्षों में पहली बार हुआ था। फिर वे एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक बेंच पर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे।